हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा अतीत में दबे पाँव उस पाठ का आज अगला गद्यांश पढ़ते हैं। पेज नंबर 40 पेज संख्या पे आप लोग किताब खोल लें। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि अतीत में दबे पाँव इस पाठ के लेखक ओम थानवी जी हैं और इन्होंने इस यात्रा का एक विवरण दिया है। इन्होंने इस यात्रा को किया है। कौन सी यात्रा है ये? अतीत में दबे पाँव एक ऐतिहासिक पाठ है, हिस्टोरिकल चैप्टर है ये, जिसे हम इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित दो ऐतिहासिक महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में इसमें बताया गया है। उस सभ्यता के बारे में इसमें बताया गया है, क्या क्या वहाँ अवशेष मिले थे। 5000 साल पहले जो सभ्यता का अनुमान लगाया गया था, वहाँ पर कितने अच्छे ढंग से उन नगरों का निर्माण किया गया था, वहाँ पर क्या क्या दस्तावेज मिले थे, इन सब की जानकारी हमें ओम थानवी जी दे रहे हैं। और उनका ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट रहा है, लघु शोध का विषय रहा है, जिसे हम हिंदी साहित्य के माध्यम से जान रहे हैं। तो पढ़ते हैं आगे पेज नंबर 40 पे। बेटा जिस कुंड की बात हमने कल की थी उसको आज आगे बढ़ाते हैं। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। यानी जो जलकुंड की बात की थी, आप लोग जरा बैक में जाएं, इसकी बात की थी यहाँ पे मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड। थोड़ा एक बात ध्यान रखें आप लोग, अब जो हम बार बार कह रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आप देखेंगे किताब में इसका पुराना नाम तो ऐसे बोलते हैं मोहनजोदड़ो, और इसका नया नाम जो परिवर्तित है उसको क्या बोला गया है? मोहनजोदड़ो। तो आप कंफ्यूज न करें। इस जलकुंड की बात हमने कल की थी, आगे आज इसी की बात करेंगे। जो दस्तावेज आपकी किताबों में हैं, हमने पढ़ाए हैं क्लासेज में भी, और ऑनलाइन आपका ये रिवीजन हो रहे हैं और क्लासेज में आपको कई बार पढ़ाए जा चुके हैं। तो पढ़ते हैं। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है, यानी पक्की ईंटों की सहायता से उस कुंड को बनाया गया है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में गहराई में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। चिरोड़ी के गारे क्या है? तत्कालीन समय में भवनों का निर्माण करने के लिए जो सामग्री होती थी उसको बोला गया चिरोड़ी के गारे का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। यानी इतने अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है कि कुंड में गंदा पानी एकत्र न हो और जो अतिरिक्त पानी है वो बाहर निकल जाए, इसकी अच्छी सी व्यवस्था की गई है। पार्श्व माने पीछे, पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है। यानी जो बैक साइड की दीवार होगी उसके साथ एक और दीवार उन्होंने खड़ी की हुई है। उस बात के वहाँ दस्तावेज मिले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था हैं तो वो खंडर के रूप में हैं, पर इतनी मजबूत के साथ आज भी उनके अवशेष वहाँ पर मिले हैं। जब इनकी टीम वहाँ गई होगी अध्ययन के लिए, जब वहाँ पर अध्ययन संभव हुआ। कैसे अध्ययन संभव हुआ? जब वहाँ पर दस्तावेज मिले, इस प्रकार के खंडर मिले, इस प्रकार के नमूने मिले, अनेकों वहाँ पर जो है दस्तावेज मिले हैं। कहाँ पर? इंडस सिविलाइजेशन में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो ऐतिहासिक नगरों की बात की जा रही है। आगे देखिए बेटा, कुंड के पानी के बंदोबस्त व्यवस्था के लिए एक तरफ कुआं है दोहरे घेरे वाला, माने 2 लेयर वाला। यह अकेला कुआं है, इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। पहले भी शब्द है अनुष्ठानिक, इन अनुष्ठान इत्यादि के लिए वहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता होगा, अनुष्ठान इत्यादि वहाँ पर कराए जाते होंगे। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी भी हैं। चाहे वहाँ पर कुंड का अवशेष मिला हो, चाहे कुआं का अवशेष मिला हो, सभी में एक अच्छी व्यवस्था की गई है। ईंटों की चिनाई है, उनमें चूने का प्रयोग किया गया है। क्यों? ताकि वो मजबूत रहें। और इनकी खासियत क्या है? ये ईंटों से ढकी हुई है, माने अच्छी सी पानी की निकासी की व्यवस्था है। जो पानी बाहर आ रहा है उसकी व्यवस्था वहां पर बहुत अच्छे ढंग से की गई है। पक्की और आकार में समरूप, यानी समान रूप से पक्की और आकार में समरूप धूसर बोलते हैं धूल इत्यादि से ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। यानी जो वहाँ अवशेष मिले हैं, जो भवन निर्माण में उन महानगरों में, ऐतिहासिक महानगरों में, किन महानगरों में? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो हमें ऐतिहासिक सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है वह समान रूप से हैं, धूल इत्यादि उन पर जमी हुई है और उस सभ्यता की विशिष्ट पहचान है। मानी
अद्भुत पहचान है, अच्छी कला की पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। जो नालियाँ ढकी हुई हैं उनमें भी उसका उल्लेख भी जो आर्कियोलॉजिकल विद्वान हैं और इतिहासकार हैं वह बड़े जोर देकर इसका वर्णन करते हैं, मतलब मजबूती के साथ इसका बखान करते हैं अपने इतिहास में, अपनी जानकारी में, अपनी रिपोर्ट में। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। आप लोग अंडरलाइन कर दें इस लाइन को कि जो पानी के निकासी की व्यवस्था उस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई है वो हमें इससे पहले इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। ये देख लेंगे आप, डायग्राम में देख लेंगे आप, जल निकासी का उन्नत माने उचित प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है, अनूठी मानी अद्भुत, बहुत अच्छी विशेषता है जल निकासी की। ऐसा ही मैंने आपको क्लासेज में भी बताया था, ऑफलाइन क्लासेज में आपको समझाया था, विद डायग्राम आपको समझाया था किस प्रकार वहाँ पर जो है, जैसे आज हम अपने भवनों का निर्माण करते हैं, हमारे महानगरों में भवन बनाए जाते हैं और सब प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, पानी की निकासी हो, कुछ भी समस्या हो उसको पहले ही उसका निराकरण किया जाता है। ऐसे ही अवशेष उस मोहनजोदड़ो ऐतिहासिक शहर और हड़प्पा में पाए गए हैं। उसी की बात यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। अब देखिए गढ़ का शब्द फिर प्रयोग हुआ है। उस महाकुंड के बाद मैंने आपको कहा था रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, यात्रा का विवरण है, जो जो चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं वहाँ उसका अध्ययन करके हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने गढ़ की परिक्रमा की। गढ़ क्या था? जो मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप का एक आपने अवशेष देखा होगा, मैं आपको बैक में ले जाना चाहूँगा। ये आप डायग्राम देखें, मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप, इसके चबूतरे को गढ़ नाम दिया था उन्होंने। जिसका चबूतरा था उसको क्या नाम दिया था? गढ़। तो कह रहे उस गढ़ की हमने परिक्रमा की। और आगे क्या कहेंगे वो? कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार मानी भवन, जहां अनाज इत्यादि रखा जाता था। कोठार मानी भवन, जहां पर अनाज इत्यादि एकत्र होता था। उसके बाद के भी वहां प्रमाण मिले हैं। कह रहे कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में, कर मानी टैक्स, कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। यानी जो टैक्स के रूप में अनाज एकत्र किया होता होगा पुराने टाइम पे जनता के द्वारा, उसको उस रूम में, उस कक्ष में, उस कोठार में रखा जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनका प्रयोग के साक्ष्य माने प्रमाण मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता था। मतलब माल को आने जाने के लिए जो है बैलगाड़ियों का प्रयोग किया होता था। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। जिस प्रकार का वह अनाज भंडार रूपी कोठार भवन मोहनजोदड़ो में पाया गया है, उसी प्रकार का हड़प्पा में भी पाया गया है। और जो वो कोठार भवन बनाए गए हैं उनमें अच्छा सा ध्यान रखा गया है, खिड़कियां लगाई गई हैं, हवादार रूप उनको दिया गया है। 3 कतारें के रूप में जो बोला गया है, वहाँ पर अच्छी सी हवादारी के रूप में खिड़कियों का प्रयोग किया गया है। और बैलगाड़ियों के वहाँ पर नमूने मिले हैं। इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आवागमन के लिए, सामान की ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। इस बात के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो हमें कौन बता रहे हैं? लेखक ओम थानवी जी। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में केवल व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि एक अच्छी सी खेती भी होती थी। यानी वो खेती भी किया करते थे वहाँ पर रहने वाले लोग। इस बात के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। वर्षों यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। कुछ लोगों ने बल्कि ये कहा था वर्षों पहले वो लोग अन्न का उत्पादन नहीं करते थे। आगे बताते हैं उसका आयात करते थे, उन्हें उसे मंगाते थे दूसरे देशों से। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। निर्मूल मानी निराधार, आधारहीन। जो लोग ये कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात उसको बाहर से मंगाते थे, इस नई खोज ने उसको भी आधारहीन कर दिया। अर्थात ये पता चलता है वहाँ पर मिले साक्ष्यों से, नहीं वो खेती भी करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे।
बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। अब तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती भी करते थे और पशुपालन भी वो करते थे, यानी वो जो व्यवस्था थी वहाँ पर खेतीहर और पशुपालक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत बोलते हैं अधिकता, बहुतायत माने अधिकता, पत्थर और तांबे की वहाँ पर बहुत अधिकता मिली है, इस बात के वहाँ प्रमाण मिले हैं। पत्थर सिंध में भी था, सिंध में ही था, सिंध में भी पत्थर के नमूने मिले हैं। तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। हमने आपको कहा था कल की वीडियो में जब आपको समझाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ लेखक ने हमें अन्य देशों की सभ्यताओं के बारे में भी परिचय कराया है। उस सभ्यता की तुलना की है मिस्र की सभ्यता से। सुमेरु में क्या क्या मिला, मेसोपोटामिया में क्या क्या मिला, मिस्र में क्या, इस सब के बारे में उन्होंने बताया है। इसलिए उसका वो जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कहाँ के लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इतिहासकार हबीब हमें बता रहे हैं, जो नॉलेज उन्होंने दी होगी उसको हमें कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। इन लेखक की जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अनेकों इतिहासकारों का विवरण यहाँ पर दिया है, अनेकों पुरातत्ववेताओं का विवरण यहाँ पर दिया है। जिसने उनको जो जानकारी उपलब्ध कराई होगी उन्होंने उसका नाम यहाँ पर दिया है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे इतिहासकार के बारे में। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। पुख्ता माने मजबूत। जब वहाँ पर खुदाई हो रही थी, हमने आपको बताया था, खुदाई में जो मिले उसी के बारे में ये अध्ययन संभव हुआ है। ये जितने भी नमूने, ये जितने भी दस्तावेज उपलब्ध हैं हमारे पास किताब की सहायता से, ये सब खुदाई में ही उपलब्ध हुआ है। तो कह रहे हैं खुदाई में तमाम तरह की फसलों के भी सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। प्रारंभ में जो है वहाँ तराई की फसलें होती थी, बाद में वो सूखे में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब आपने देखा है कि वहाँ पर नष्ट हो गया था, यानी वो किसी दैवीय आपदा की भेंट चढ़ा हो, क्या हुआ हो ये हमें मालूम नहीं है, पर सभ्यता के अवशेष वहाँ पर मिले हैं। विद्वानों का मानना है यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। परखा गया माने जांचा गया है। कपास के तो बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। कपास रुई के लिए बोलते हैं, उसके भी वहाँ पर अवशेष मिले हैं। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। यानी मैंने कहा ना, कंपैरेटिव स्टडी भी उन्होंने की है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ें मिली हैं, कपास के नमूने मिले हैं, सूती कपड़ा का नमूना मिला है, तो उन्होंने उसका तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी अन्य जगहों से भी किया है। यानी जॉर्डन में भी ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व का सूती कपड़ा का अवशेष मिला है। इस बात की जानकारी भी लेखक ओम थानवी जी हमें बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो, फिर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, किताबों में आपको पुराने टाइम पे मिलेगा मोहनजोदड़ो, और इसका आज शुद्ध रूप क्या है? मोहनजोदड़ो। यानी आप एग्जाम में मोहनजोदड़ो भी लिखोगे तो गलत नहीं है, और जो आपकी किताब में है मोहनजोदड़ो तो ये भी गलत नहीं है। ऊ की मात्रा के साथ भी लिखोगे तो गलत नहीं है। कोशिश करना ओ की मात्रा वाला लिखना मोहनजोदड़ो, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया था क्लास में ऑफलाइन में, आप ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। जरा ध्यान करना, मैंने आपको ऑफलाइन में ये नाम सब समझाए थे। माधो स्वरूप वत्स, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ये सब मैंने आपको नाम, काशीनाथ दीक्षित, ये सब नाम मैंने आपको बताए थे ब्लैक बोर्ड में, पूरी लिस्ट आपको समझाई थी। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एक छोटा सा कारखाना, उसका अवशेष वहाँ पर मिला है खुदाई में, माधव स्वरूप वत्स को मिला था। पूरी टीम थी ये, इनको जो जिस चीज़ को मिला होगा उसका विवरण हमें ओम थानवी जी दे रहे हैं। जिसको खुदाई में जो मिला, जिसने जिस क्षेत्र में, ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा शहर है मोहनजोदड़ो,
तो जिसको जहां पर खुदाई में जो चीज मिली है, जिस पुरातत्ववेता को या जिस इतिहासकार को जो सामग्री मिली है, उसका जिक्र यहाँ पर ओम थानवी जी ने किया है। अंडरलाइन करते हैं बेटा। जैसे माधव स्वरूप वत्स जी को यहाँ पर एक छोटा सा कारखाना रंगाई का मिला है, उसका विवरण भी ओम थानवी में बता रहे हैं। लिखा है छाल टी और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेरु से आयात होते थे। ऐसा भी प्रमाण मिला है कि छाल्टी और ऊन सुमेरु से यहाँ आयात होता था, मानी आता था। शायद सूत उनको निर्यात होता हो। फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पता सिंधु घाटी में प्राप्त जो ऊन है वो वहाँ पहले आयात होता होगा, निर्यात होता होगा, मानी वहाँ भेजा जाता होगा। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप की सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। फिर दोहरा रहा हूँ, ओम थानवी जी ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यताओं से भी की है। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि प्रसंगवश मेसोपोटामिया में जो शिलालेख में विवरण मिलता है वहाँ पर मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया है, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। आगे लिखा है महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत की अवशेष हैं। किस महाकुंड? जो हमने अभी पढ़ा है, जो महाकुंड वहाँ निर्माण में मिला है, मैंने उस खुदाई में मिला है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत की अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। दालान जानते बेटा क्या होता है? बैठक कक्ष किससे मतलब है? एक बहुत बड़ा बैठक कक्ष का अवशेष वहाँ मिला हुआ है उस महाकुंड के उत्तर पूर्व में। 3 तरफ बरामदे हैं, उसके 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार यानी आर्कियोलॉजिकल के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। जो धार्मिक यज्ञ वगैरह होते थे, अनुष्ठान होते थे, उसमें ज्ञानशालाएं सटी हुई में मिली हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीट्स माना जा सकता है। उसको क्या नाम दिया गया? कॉलेज ऑफ प्रीट्स। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। भग्न बोलते हैं टूटी फूटी इमारत है। इसमें 20 खम्भों वाला एक बड़ा हॉल है, लेकिन जो अवशेष मिला है 20 खम्भों मानी पिलर वाला एक बड़ा सा हॉल है। अनुमान है यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र होगा। उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो 20 खम्भों वाला एक बड़ा सा हॉल है, शायद यह या तो राज्य का सचिवालय, किसी राज्य का सचिवालय रहा होगा, या कोई सभा भवन रहा होगा, या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा, जिसके अवशेष वहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गढ़ की 4 दीवारी, फिर वो गढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। ये गढ़ क्या है फिर आपको बता दूं मैं कि जो बौद्ध स्तूप के नमूने मिले हैं उसके एक चबूतरा वहाँ पर जो बोला गया उसको गढ़ नाम दिया गया है। बौद्ध स्तूप के जो चबूतरे हैं उस चबूतरे को पुरातत्ववेताओं ने गढ़ नाम दिया था। अभी आपने पढ़ा था इससे पहले थोड़ी 2-3 पैराग्राफ पहले कि उन्होंने उस गढ़ की परिक्रमा भी की थी। एक बार फिर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आप किताब में भी है। ये देखें आप मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जल कुंड, उसके ऊपर आप देखें मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप। इस बौद्ध स्तूप के किनारे जो चबूतरे हैं उसको उन्होंने गढ़ नाम दिया था। ठीक है बेटा, उसकी बात आगे पढ़ते हैं। ठीक है, गढ़ की 4 दीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे छोटे टीलों पर बनी हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। जहां जहां उनको जो दिखाई दे रहा है वहां वहां वो जा रहे। उस 4 दीवारी को लांघ करके कहां गए? वो बस्तियों की तरफ बढ़े। हमने आपको पहले भी कहा था कि मोहनजोदड़ो तो बहुत बड़ा शहर का नमूना है। छोटे छोटे शहर वहां और भी मिले हैं, छोटी छोटी बस्तियां वहां और मिले हैं, जिसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। टील हमने बताया था ना आपको, पिछली वीडियो में समझाया था आपको कि उन्होंने उन जैसे मैदानी इलाके हैं उसमें चिनाई करके, ईंटों की चिनाई करके ऊपर उठाया है,
क्यों उठाया? ताकि सिंधु नदी का जो जल है वह बाहर निकल जाए, इसलिए उनको टीला रूप दिया गया था। जब वो भवन बनाए गए थे, वो नगर बसाए गए थे, तो उनको उन्होंने उन समतल भूमि पर ईंटों की चिनाई से ऊपर काफी उठा रखा था धरती से, ताकि वहां जो सिंधु नदी बहती है उस घाटी के किनारे उसका जो जल स्तर है कभी बढ़ जाए तो बाहर निकल जाए वो पानी, इसलिए उसको टीले बोले गए हैं। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। इन्हें उन टीलों का आकार कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, ये हमें लेखक बता रहे हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, माने धनिकों की बस्ती है। जो पूरब की बस्ती है ऐसा लगता है अनुमान वो धनिकों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मैंने कहा 5,000 साल पहले वो सभ्यता बसी हुई थी, और वर्तमान जब वहां पर टीम गई होगी, जब वो अध्ययन कर रहे हैं, जब उनको दिखाई दे रहा है, तब की वो बात करेंगे। आज के युग में तो ये बस्तियों गरीबों की बस्तियां मानी जा रही, क्योंकि अब वहां पर रहन सहन नहीं है, केवल अवशेष मिल रहे हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट है, मानी विपरीत है, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। वहां पर क्या क्या मिल रहे हैं? बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, ज्यादा कुएं मिल रहे हैं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों में नहीं, जो टूटे फूटे महलों के अवशेष उसको बोलेंगे खंडहरों। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। जिन पुरातत्ववेताओं ने, जिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले लोगों ने वहाँ पर खुदाई की होगी, तो वहाँ पर कहीं छोटे छोटे बोर्ड अगर बनाए हुए हैं तो शॉर्ट नेम दे दे, जैसे लिखा है DK हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, यानी काशीनाथ दीक्षित। वहां पर शॉर्ट नेम क्या क्या दे दिए गए हैं? DK। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। DK क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट मानी पहली गली यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है, इसकी चौड़ाई 33 फुट है। फिर वो ऐतिहासिक बातें यहाँ बताई जा रही हैं कि 33 फुट चौड़ी सड़क के वहाँ नमूने मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 3,000 के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। 3,000 वाहनों के वहाँ अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी, जिससे वो क्या करते थे? आवागमन करते थे, सामान की ढुलाई करते थे। जो बैलगाड़ी वहाँ नमूने मिले हैं। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं, यानी उस 33 फीट चौड़ी सड़क पे 2 बैलगाड़ियाँ आसानी से आ जा सकती थी। यह सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था। लेखक ओम थानवी हमें बता रहे हैं जिस 33 फीट चौड़ी सड़क के नमूने वहाँ मिले हैं, वहाँ पर दोनों बैलगाड़ियाँ 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आर पार जा सकती थी, यानी क्रॉस हो सकती थी। वहाँ कभी बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, इस बात के नमूने वहाँ पर मिले हैं। तो ये है एक ऐतिहासिक हिस्टोरी है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। आप लोग को मैं फिर बता दूं, आप भी ऐसे अपनी किताब की सहायता से पढ़ें जैसे आपको हम क्लासेस में ऑफलाइन में समझा रहे हैं, और ये ऑनलाइन में आपको रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप लोग एक बार जरूर दूसरी तीसरी बार इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि पैराग्राफ के बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी ऐतिहासिक जानकारी है, ये हिस्टोरिकल चैप्टर है, पर बड़ा एक नई जानकारी दिलाने वाला पार्ट है अतीत में दबे पांव। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।